नमस्कार दोस्तों, मैं दिग्विजय सिंह आप सबका बहुत स्वागत करता हूं दिग्विजय इकोनॉमिका में। कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आपकी जीत की तैयारी। ईएमआरएस टायर 1 का रिजल्ट आ चुका है। अगर मैं अपने मोबाइल को उठाता हूं तो कम से कम 500 से 600 मैसेज हैं जिसमें सिर्फ ये बात की गई है कि सर आप ये बताओ कि हम डिस्क्रिप्टिव एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करें। हमको आता है बट हम लिख नहीं पाते हैं। तो ध्यान से देखो, आप लोगों का इतना ज़्यादा डिमांड था कि मैं टाइम निकाल के इस वीडियो को शूट कर रहा हूं। इसमें मैं बहुत अच्छे से बताने वाला हूं कि आपको कैसे आखिर में डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस को करना है। और सबसे बड़ी बात जो मैं आपको ये बताऊंगा कि टाइम मैनेजमेंट आपको करना है, इसमें बहुत जरूरी होगा। और साथ ही साथ जो आज का सेशन है इसमें मैं एक मॉक लेके आया हूं जिसमें पूरे 15 क्वेश्चन है। 15 क्वेश्चंस कैसे हैं, कैसे पूछा जाएगा वो भी आप देखोगे, और कैसे उसको फॉर्मेट बनाएंगे हम वो भी आपके सामने लेके आएंगे। तो इससे बेटर वीडियो और इससे बेहतर आपके लिए गाइडेंस नहीं मिलेगा। तो पूरे वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए और आज के बाद आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी कि कैसे हम ऐसे क्वेश्चंस को टैकल करते हैं। तो सबसे पहले जो मूल मंत्र आपको दूं, मैं देखो मैंने यहीं पे लिखा है कि अगर आप ईएमआरएस पीजीटी मेंस में जा रहे हो इकोनॉमिक्स में, तो जो टॉपर्स फॉर्मेट है वो टॉपर्स फॉर्मेट बहुत सिंपल सा है, डायग्राम प्लस कीवर्ड। अगर डायग्राम और कीवर्ड्स के ऊपर आप फोकस करोगे और फ्रेमवर्क बनाना समझ जाओ और फ्लोचार्ट बनाना समझ जाओ तो तुमको सबसे ज्यादा मार्क्स इसमें मिलेंगे। तो यहां पे मेरा व्हाट्सएप नंबर है और ये छोटी सी बात जो मैंने लिखा उसका गहरा मतलब है कि सिर्फ दो चीजों के ऊपर ध्यान देना है इकोनॉमिक्स में आपको। एक आपको देखना है डायग्राम के ऊपर और दूसरा है कीवर्ड। अब क्या करना है, कैसे आपको आंसर बनाना है, इसके जानने के पहले कि क्या आपकी स्ट्रेटजी होगी, बस इतना समझ लो कि तुम्हारे सामने जब तुम मेन एग्जाम में जाओगे, मेन एग्जाम में, तो आपको मेन एग्जाम में 40 एमसीक्यू के क्वेश्चन मिलेंगे, 40 एमसीक्यू के क्वेश्चन मिलेंगे, 40 एमसीक्यू, और प्लस इसके साथ साथ 15 आपको डिस्क्रिप्टिव मिलेगा, 15 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। इसका मतलब यह हुआ कि 40 एमसीक्यू को अगर आपको सॉल्व करना है तो मैं मैक्सिमम 20 से 25 मिनट या 25 से 30 मिनट अगर मान लूं कि अगर मान लो इसमें 25 से 30 मिनट लग जाएगा और आपको सर्कल को डार्क करना है, तो मेरे पास जो टाइम बचता है 15 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस के लिए वो सिर्फ 150 मिनट का बचता है। 150 मिनट है आपके पास और यहां पे 15 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। इसका मतलब जो प्रत्येक क्वेश्चन होगा, एवरी क्वेश्चन सिंगल क्वेश्चन है, ओनली 10 मिनट्स। आपको 10 मिनट में लिखना है। बस इतना समझ लो कि 10 मिनट में मुझको फॉर्मेट करना है। अगर किसी क्वेश्चन को आप 15 से 18 मिनट ले गए तो कुछ क्वेश्चन आपके छूट जाएंगे और फिर आपका सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाएगी। तो पहला जो मेरा सुझाव है जो आपको बिल्कुल ध्यान से रखना चाहिए कि कोई भी क्वेश्चन छूटने नहीं चाहिए। आपका टाइम मैनेजमेंट इतना बेहतर हो कि कोई भी क्वेश्चन छूटे नहीं, ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। क्या करना है, स्टार्ट विद डेफिनेशन। क्वेश्चन पूछेगा एक लाइन में डेफिनेशन, कैसे मॉक टेस्ट में अभी मैं आपको पूरा बताऊंगा, आपको एग्जैक्ट क्लियर हो जाएगा कि कैसे लिखते हैं। फिर देखो इसमें डायग्राम और एग्जाम्पल जोड़ना है। अब जरूरी नहीं है कि जो डायग्राम मैंने बना दिया उसको मैं पूरी तरीके से एक्सप्लेन करूं। जैसे मान लो कि क्वेश्चंस आ गया कि आपको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम दिखाना है इंडिफरेंस कर्व की सहायता से, तो अब कोई जरूरी नहीं है कि हम पूरा बताएं कि देखो ये बजट लाइन खींचा, ये ए बी बजट लाइन खींचा और यहां से हमने डिफरेंस IC1 खींचा, ये हमारा ओरिजिन है, यहां पर ये कम्युनिटी है, यहां पर ये कम्युनिटी है, यहां पर नहीं। हमको सिंपल डायग्राम बनाना है और ये एक्सप्लेन मत करिए कि ए बी लाइन खींच रहा है, IC1 है, IC2 है, ओरिजिन है, यहां हम एक्स कम्युनिटी को ले रहे हैं, हम यहां वाई कम्युनिटी को ले रहे हैं, इक्विलिब्रियम। ये तमाम चीजों से आप परहेज करिए, नहीं तो कभी भी आप क्वेश्चन को कर नहीं पाओगे। फिर देखो यूज हेडिंग एंड सब हेडिंग। आपको हेडिंग और सब हेडिंग डालना है और क्लियर कट आपका कंक्लूजन होना चाहिए। बस यही आपका सिंपल फॉर्मेट है जो आपको सिलेक्शन दिलाएगा। क्या अवॉइड करना है, लॉन्ग स्टोरीज, कहानी नहीं बनाना है, भूमिका नहीं बनानी है आपको, अनस्ट्रक्चर्ड आंसर नहीं लिखना है। एग्जामिनर एक नजर में देख के समझ जाता है कि आपकी प्रिपरेशन कितनी है। और अपने चीजों को जो जानते हो उसका एक्सप्रेशन देखो, बहुत ध्यान से समझो। मेन एग्जाम क्यों मुश्किल माना जाता है, आप जो चीजों को जानते हैं उसको एक्सप्रेस करना मुश्किल होता है। आप बहुत जानते हो अपने सिटी के बारे में, इलाहाबाद के बारे में, आगरा के बारे में, लखनऊ के बारे में, गोरखपुर के बारे में, लेकिन अगर मैं बोलूं कि प्रॉब्लम्स बताओ या फिर उसमें क्या ऐसी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है जो आपको पसंद आती है, तो शायद आप उतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाते हो। तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो मॉक पेपर है हमारे, उसको आपको प्रयास करना है कि कैसे हम डेली मॉक को करें और प्रैक्टिस कैसे करेंगे। जितना तुम प्रैक्टिस करोगे तुमको समझ में आ जाएगा कि कैसे स्ट्रक्चर्ड आंसर होगा, कैसे हम शॉर्टकट में चीजों को लिख सकते हैं, क्या बेसिक हमारी नीड होगी क्वेश्चन पेपर का। तो लॉन्ग स्टोरी से बचिएगा, भूमिका बनाने से बचिएगा, अनस्ट्रक्चर्ड आंसर मत दीजिएगा, प्योर थ्योरी विदाउट एग्जांपल। आप समझिए कई बार क्या होता है विदाउट एग्जांपल कि आप केवल थ्योरी लिख के चले आते हैं, वो भी नहीं होता। बेसिक लाइफ से, डे टू डे लाइफ से जो आपके एग्जांपल्स आप इकोनॉमिक्स में लेते हो वो आपको बहुत अच्छा इसके ऊपर बनाता है, आपके एग्जांपल को बहुत
बेहतर। अब देखो यहां पे टाइम मैनेजमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि इसमें मेन एग्जाम में 40 एमसीक्यू हो गया। मैंने कहा 40 एमसीक्यू के लिए मान के चलो कि 25 से 30 मिनट तुम्हारे लग जाएंगे। तो बचा कितना हमारे पास टाइम? सिर्फ 150 मिनट, और 150 मिनट में 15 क्वेश्चन, मतलब 10 मिनट मैक्सिमम पे देना है। तो देखो वी हैव लिमिटेड टाइम 3 आवर्स, 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको सिर्फ 10 मिनट का समय मिलेगा। तो टाइम आपको अच्छे से एलोकेट करना है। और मैं यही आपको बताया कि बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर समझिए कि कोई क्वेश्चन छूटने नहीं पाए। अगर कोई भी क्वेश्चन आपका छूटता है तो तुम समझ लो कि तुम पीछे चले गए। अगर लास्टली तुम्हारे मान लो कि टाइम कम बचा, मान लो कि बचा है 3 क्वेश्चन और टाइम, तो सिर्फ फ्लो चार्ट बना दो, सिर्फ वहां पे डायग्राम बना दो और थोड़ा सा इक्वेशन डाल दो। बस इतना तो करके आना है आपको दोस्तों, बस इतना समझ लो। अगर सिलेक्शन लेना है तो पहला बहुत जो सबसे इंपॉर्टेंट गुरु मंत्र है कि सारे क्वेश्चंस को हमको अटेम्प्ट करना है। अगर मैं पूरा उसको लिख नहीं पाता हूं, 1.5 पेज से ज्यादा आपको लिखना नहीं है, मैक्सिमम 1 से 1.5 पेज लिखना है। 100 शब्दों में आपको अपना आंसर तैयार करना है। बिल्कुल शार्ट क्रिस्प आंसर होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए, कहीं भी आपको घुमाना फिराना है नहीं। तो अगर ये चीज आपको समझ में आ गई तो आपको सिलेक्शन कोई रोक ही नहीं सकता ईएमआरएस पीजीटी में। जैसे देखो मैंने एक मॉक पेपर आपके लिए बनाया है। अब मॉक पेपर में देखो क्वेश्चन पूछा कि एक्सप्लेन द कांसेप्ट ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विद द हेल्प ऑफ इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, व्हाट आर द कंडीशंस फॉर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। उदासीनता वक्र विश्लेषण की सहायता से उपभोक्ता के संतुलन को अवधारणा समझाइए, उपभोक्ता संतुलन की शर्तें क्या है। तो देखो एक सिंपल सा आपको ये डायग्राम मैंने बना दिया। यहां पे कुछ नहीं लिखना है कि ये ओरिजिन है, ये एक्स कम्युनिटी, बस मैंने बना दिया और लिख दिया एक्स कम्युनिटी, वाई कम्युनिटी, ये भी नाम रख दिया, यहां पे इक्विलिब्रियम पॉइंट डाल दिया। अब क्या है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम? तो देखो मैंने एक लाइन में यहां डिफाइन किया कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम रिफर्स टू द सिचुएशन वेयर कंज्यूमर गेट मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन फ्रॉम हिज गिवन इनकम एंड प्राइस ऑफ गुड्स। देखो एक लाइन की डिफिनेशन, व्हाट इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम? कंज्यूमर की इनकम दी है, कम्युनिटी की प्राइसेस दी है, और इन चीजों के देने पे जो मैक्सिमम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या है? ऐसी सिचुएशन है जिसमें कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल जाता है जबकि उसकी इनकम और प्राइसेस दी है। बस सिंपल। अब एक्सप्लेनेशन क्या हुआ? अंडर इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अटेन द पॉइंट कहां मिलेगा? जहां पे बजट लाइन टेंजेंट टू इंडिफरेंस कर्व पहला, और दूसरा कंज्यूमर कैन नॉट इंक्रीज सेटिस्फैक्शन बाय रीअरेंजिंग द कंज्यूमर कंजम्पशन। इसका मतलब क्या हो गया? एक तो हमारा टेंजेंसी कंडीशन होगा जहां एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, और दूसरा हो गया कि जो आपका इंडिफरेंस कर्व होना चाहिए वो कन्वेक्सिटी। तो दोनों कंडीशंस को लिख दिया, बस एक पेज का आंसर। और बस आप यहां पे आए और यहां पे आपने क्या दिखा दिया कि स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बजट लाइन। अब स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व क्या हो गया तुम्हारा? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एक्स फॉर वाई इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स बाई मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई, और यहां पर स्लोप ऑफ बजट पी एक्स बाई पी वाई। बस इतना लिख के छोड़ दो, कहानी खत्म। तो बस देखो, बस एक पेज का आंसर ये हमारा आ गया कंडीशन। पहला कंडीशन जो है टेंजेंट होना चाहिए, मतलब बजट लाइन और इंडिफरेंस करता है, टेंजेंट करता है मैक्सिमम, आपके जो बजट लाइन जो मैक्सिमम जो आपका सबसे ऊंचा जो इंडिफरेंस करता है टेंजेंट करता है, और यहां पर इंडिफरेंस कर क्या होना चाहिए? मस्ट बी कन्वेक्स टू ओरिजिन। बस इतना लिखना है और ये डायग्राम बनाना है। आपको पूरे के पूरे 10 में 9 नंबर आपको देगा। फिर देखो मैंने एक क्वेश्चन यहां बनाया कि एक्सप्लेन हाउ डिमांड फॉर अ कम्युनिटी इज डिराइव्ड यूजिंग डिफरेंस कर्व एनालिसिस। उदासीनता वक्र की सहायता से आप ये बताइए कि मांग वक्र कैसे निकाली जाती है। देखो कुछ नहीं करना है, सिंपल। मैंने क्या किया, यहां पर क्या दिखाया, मैंने क्या दिखाया? प्राइस, हमारे पास क्या है? प्राइस कंजम्पशन कर्व। ये देखो क्या हमने खींच लिया? प्राइस कंजम्पशन कर्व। ये हम प्राइस इफेक्ट के माध्यम से निकाल सकते हैं, प्राइस जो है कंजम्पशन कर्व के माध्यम से निकाल सकते हैं। यहां पे क्या दिखा गया कि यहां पर कंज्यूमर की इनकम दी है, गिवन दी है, प्राइस ऑफ एक्स दी है, प्राइस ऑफ कम्युनिटी एक्स की प्राइस पी एक्स दी है। अब देखो यहां पे x1 x2 x3 दिखाया, यहां पे प्राइसेस डिक्रीज हुई और डिक्रीज होने की वजह से सीडीई पे आ गए। इसी चीज को देखो मैंने एक पॉइंट यहां पे दिखाया कि P3 के ऊपर आपकी डिमांड कितनी थी? x1, P2 की आपकी डिमांड इतनी, और हमने एक डिमांड कर्व खींच लिया। अगर आप इसको लिख लेते हैं, सिर्फ इसको, और सिर्फ ये आप लिख दे कि प्राइस जो कंजम्पशन कर्व के माध्यम से हम डिमांड कर्व डिराइव करते हैं, आपका परफेक्ट आंसर हो जाता है। देखो इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस एक्सप्लेन डिमांड थ्रू द प्राइस इफेक्ट या प्राइस कंजम्पशन कर्व, जिसमें हम क्या करते हैं? इसको हम सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट में एक्सप्लेनेशन क्या हुआ कि प्राइस ऑफ कम्युनिटी फॉल, बजट लाइन रोटेट, आप जो है क्या होगा? रोटेट आउटवर्ड होगा, कंज्यूमर मूव द हायर इंडिफरेंस कर्व, क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज। बस इससे हो गया कि क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू प्राइस चेंज, सो द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांड एंड प्राइस, दिस इज सिंपल लॉ डिमांड। तो आपको क्या आपने देखा? सिंपल ये, अगर आपने सिर्फ ये हमारा डायग्राम बना दिया और एग्जामिनर ने देखा कि प्राइस कंजम्पशन कर्व, आप देखिए वो प्राइस इफेक्ट को समझाया हो, प्राइस से जो है कम्युनिटी एक्स की गिर रही है, तो बजट लाइन तुम्हारी क्या हो रही है? ये आप देखो आपकी कम्युनिटी एक्स की प्राइसेस गिर रही है, प्राइस ऑफ एक्स डिक्लाइन कर रहा है। आप ऐसे भी लिख दो प्राइस ऑफ एक्स डिक्लाइन हुआ, इससे क्या हो गया? ये जो आपका कर्व जो है x1 से क्या हुआ? x2 से क्या हो गया? x3। अगर तुम ऐसे भी लिख दोगे ना तो इतना तुम्हारे ऊपर असर नहीं पड़ेगा, बट वो डायग्राम से समझ जाएगा कि आपको बिल्कुल आ रहा है। तो आपने क्या हुआ कि प्राइसेज यहां पे आपकी डिक्लाइन होती जा रही है और आपकी जो है डिमांड बढ़ती जा रही है। तो इस प्राइस के ऊपर इतनी डिमांड, फिर प्राइस गिरा इतनी। उसी चीज को देखो P3 के ऊपर तुम्हारी x1 डिमांड, P2 की तुम्हारी x2 डिमांड, बस
आ गया तुम्हारा डिमांड कर्व। तो कैसे डिमांड कर्व आया? प्राइस कंजम्पशन कर्व के माध्यम से आया, प्राइस इफेक्ट के माध्यम से आया, प्राइसेज घटी और सिंपल जो है प्राइसेज घटने से आपने दिखाया कि पहले x1 था, फिर x2, फिर x3 और प्राइसेज हमारी जो है आपकी P3 से P2 से P1, बस आपका डिमांड कर्व मिल गया, कहानी खत्म। तो यहां पर थोड़ा सा लिखना चाहो तो कंपोनेंट ऑफ प्राइस इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट देख सकते हो, इनकम इफेक्ट कि कंज्यूमर सब्स्टिट्यूट चीपर गुड्स फॉर रिलेटिव एक्सपेंसिव गुड्स, मतलब जो है कंज्यूमर जो है जो सस्ता वस्तुओं को महंगी वस्तु पर प्रतिस्थापित करता है। और यहां पर लिख दो यहां पे कंक्लूजन की प्लॉटिंग डिफरेंट प्राइस इक्वलिटी कॉम्बिनेशन विद ड्राइव द डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व। तो एक लाइन में हमारा कंक्लूजन भी आ गया कि डाउनवर्ड स्लोपिंग कैसे मिला, कि डिफरेंट प्राइस क्वांटिटी को हमने पाया कि डिफरेंट प्राइस पे क्या क्वांटिटी डिमांड की गई और आपको मिल गया आंसर। अब देखो ऐसे ही एक क्वेश्चन हमने पूछा है कि एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन, उत्पादन फलन क्या होता है, डिस्कस द लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन विद द हेल्प ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। तो देखो इसमें सिंपल सी बात है, एक लाइन में आपको लिखना है कि व्हाट इज आपका प्रोडक्शन फंक्शन। तो प्रोडक्शन फंक्शन शो टेक्निकल रिलेशनशिप बिटवीन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड इनपुट एंड आउटपुट। मतलब क्या देखता है, जो प्रोडक्शन फंक्शन है वो आपके आउटपुट और इनपुट के बीच में एक टेक्निकल रिलेशन बताता है। मतलब देखो क्यू उत्पादन है और ये फंक्शन दिख रहा है कि टेक्निकल रिलेशन के और एल के चेंज होने पर आउटपुट कैसे चेंज होगा, जहां क्यू उत्पादन है और एल के लेबर है। लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या है, कहता है कि व्हेन द वन फैक्टर इज वेरिएबल एंड अदर फैक्टर, अगर मान लो एक साधन को हमने परिवर्तित कर दिया, बाकी सबके साधन स्थिर है, तो उसको चेंज करने पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो देखो टोटल आउटपुट इनिशियली इंक्रीज एज इंक्रीजिंग रेट, देन डिमिनिशिंग रेट, देन फाइनली डिक्रीज। यही आपकी एक लाइन में आपकी हो गई लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन। लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन का मतलब है कि के और एल के बीच का रेशियो वेरी कर रहा है, इसी को बोलते हैं लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन। मान लो कि के को कांस्टेंट रखते हैं और एल को चेंज करते हैं, तो इन दोनों का रेशियो चेंज हो जाता है। तो एल को अगर मैं बढ़ाऊं, के को कांस्टेंट रखे तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो ये कह रहा है कि अगर एक फैक्टर को हमने वेरी कर दिया और अन्य साधनों को हमने फिक्स कर दिया, तो जो टोटल आपका आउटपुट है वो पहले बढ़ता है, पहले इंक्रीजिंग रेट होता है, पहले वो बढ़ता है बढ़ते दर से, देन डिमिनिशिंग रेट से बढ़ता है और फाइनली डिक्रीज हो जाता है। तो कहानी आपकी देखो क्या उतना लिखा और बस एक छोटा सा डायग्राम बनाया, अब इसको कहीं एक्सप्लेन नहीं किया हमने। यहां टोटल प्रोडक्शन लिख दिया, ये देखो तुम्हारा टीपी कर्व है, ये तुम्हारा मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर है, ये तुम्हारा एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर है। अब ये दिखा रहा है तुम्हारा कि ये स्टेज 1 है, ये स्टेज 2 है, ये स्टेज 3। बस मैंने डायग्राम बनाया, ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इसी के ऊपर आपका मार्जिनल प्रोडक्टिविटी हाईएस्ट होगी और देखो पहले स्टेज में ये मैक्सिमम पे जाके डिक्लाइन करना शुरू होगी और पहले पूरे स्टेज में आपकी एवरेज प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। इन दोनों में दोनों डिक्लाइन करेगा, लेकिन यहां पर आप देखेंगे एमपी ज्यादा डिक्लाइन करेगा एपी से, और यहां पर जाके देखेंगे आपके तीसरे स्टेज से एमपी निगेटिव। तो ये डायग्राम इज द मस्ट। ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, सिर्फ डायग्राम और उसको एक्सप्लेन भी पूरा तुमको नहीं करना, क्योंकि उतना टाइम नहीं है कि अब तुमको बताना पड़े कि किस अक्ष पे क्या खींचा, किस अक्ष पे। आपने डायग्राम बनाया, स्टेजेस दिखा दिया। देखिए यहां थोड़ा सा ध्यान रखना है, जितना इस डायग्राम में तुम क्रिस्टल क्लियर चीजों को दिखाओगे, जैसे यहां पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी आपने दिखा दिया कि देखो यहां पे इस पॉइंट पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, यहां से यहां तक तुमने स्टेज 1 भी दिखा दिया, यहां से यहां तुमने स्टेज 2 भी दिखा दिया, यहां से यहां तक तुमने स्टेज 3 भी, फिर तुमने यहां पर टीपी नाम लिखा, यहां पर एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर रखा, यहां पे मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर, यहां पे लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन, यहां लेबर को डाला, यहां पे प्रोडक्शन को, ये ओरिजिन को। ये काफी हद तक आपके लिए सही है। क्यों? इस डायग्राम को बनाने में ही आपको 2 मिनट का टाइम लग जाएगा। तो देखो पहला चीज क्या है, प्रोडक्शन फंक्शन हमने डिफाइन किया और प्रोडक्शन फंक्शन के माध्यम से हम लोगों ने ये बता दिया कि लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन होते क्या है। तो देखो बस इतनी में, बस एक पेज में आपकी कहानी कंप्लीट हो गई। और इतना अगर आप नहीं भी लिखें कि पहला स्टेज क्या है, सेकेंड स्टेज क्या है, थर्ड स्टेज, तो भी आपका काम कर जाएगा, क्योंकि आपको 10 मिनट में लिखना है। सिर्फ आपको 1 से 1.5 पेज मैक्सिमम लिखना है। अगर आपके पास अगर लिखना चाहें तो देखो पॉइंट वाइज लिखो, जैसे मैंने लिखा। क्या स्टेज 1 है इंक्रीजिंग रिटर्न्स, इसमें बेटर यूज ऑफ फिक्स्ड फैक्टर है, मार्जिनल प्रोडक्ट राइज होगा। सेकेंड स्टेज में डिमिनिशिंग रिटर्न्स करते हैं, फिक्स्ड फैक्टर बिकम इनकम इन कांस्टेंट, एमपी फॉल बट रिमेन द पॉजिटिव। फिर ये रेशनल आपका स्टेज होता है प्रोडक्शन का। थर्ड स्टेज इसको निगेटिव बोलते हैं, ओवर यूज ऑफ द वेरिएबल आपका फैक्टर हो जाएगा, एमपी बिकम निगेटिव। और प्रोड्यूसर ऑपरेट इन स्टेज 2 इज द मैक्सिमम एफिशिएंसी। देखो ये कंक्लूजन है। अगर तुमको लिखना भी है तो ध्यान से समझो, कहानी नहीं, पॉइंट वाइज चीजों को डालो। बच्चों को आता बहुत है बट वो कभी भी रिटन एग्जाम को कैसे लिखे नहीं समझ पाते। देखो लिखने का तरीका यही है, आपको डायग्राम बनाना है और डायग्राम को पॉइंट वाइज आपको लेके आना है कि पॉइंट वाइज कैसे आप समझेंगे। देखो पॉइंट वाइज मैंने लिखा है, इसमें कहीं कहानी कोई नहीं बताई गई है। जैसे देखिए क्वेश्चन और आप देखिए,
एक्सप्लेन डिफरेंट कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट एंड रेवेन्यू इन इकोनॉमिक्स। अब इकोनॉमिक्स में आपको डिफरेंट कॉस्ट एंड रेवेन्यू को दिखाना है, और फिर हाउ डू कॉस्ट एंड रेवेन्यू हैव द फर्म प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। हमेशा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए क्या चाहिए, प्रॉफिट कैसे करते हो, प्राइस इक्वल टू टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। ये तुम्हारा प्राइस, तुम्हारा ये जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमाइज कब होगा, तुम्हारा जो ये पाई मैक्सिमाइज तब होगा जब तुम्हारा टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट का डिफरेंसेज ज्यादा होगा। अब इसके डिफरेंसेज को लिए क्या दिखा, हम लोगों ने यहां पे क्या ले लिया, टोटल रेवेन्यू को ले लिया, यहां पे क्या ले लिया, यहां पर क्या ले लिया आपने, टोटल कॉस्ट को ले लिया। इसके डिफरेंसेज पता लगाना है तो यहां पर यहां पे टेंजेंट खींचो, तो अगर टीआर के ऊपर टेंजेंट खींचेंगे तो क्या होगा, डी बाई डी एक्स, टीआर निकालोगे तो एमआर होगा, और इसका जो है टीसी के ऊपर निकालोगे डी बाई डी एक्स टीसी, तो ये क्या होगा, एमसी होगा। तो जहां एमआर बराबर एमसी होता है वहीं जो है आपको प्रॉफिट मैक्सिमाइज होता है। तो क्या करना है, ये छोटा सा आपको ये लिखना है इक्वेशन, और प्लस ये डायग्राम, कहानी खत्म। देखो मैंने क्या लिखा, क्या हो गया, कास्ट का कांसेप्ट क्या हो गया, टोटल कास्ट क्या होता है, फिक्स्ड कास्ट प्लस वेरिएबल कास्ट। एवरेज कास्ट क्या होता है, एवरेज कास्ट टोटल कास्ट बाय क्यू। मार्जिनल क्या होता है, चेंज इन द टोसी बाय चेंज इन आउटपुट। ओके, मतलब एमसी क्या हो गया, एमसी का मतलब क्या हो गया, टोटल कास्ट एन माइनस टोटल कास्ट एन माइनस 1। बस लिखो, रिलेशनशिप दिखा दो और वो डायग्राम बना दो जो ने बताया, बस कहानी खत्म। यहां पे हो गई तुम्हारी टोटल रेवेन्यू क्या हो गया, पाई इक्वल टू एमआर बराबर एमसी, और ये जो है तुम्हारा, जितने कम में टू द पॉइंट लिखोगे। अब इसको कैसे कोई बच्चा लिख सकता था, टोटल कास्ट को परिभाषित करता कि टोटल कास्ट जो है पूरा लागत होती है जो फर्मों का जो वेरिएबल कास्ट और फिक्स्ड कास्ट से मिलकर बनती है, नहीं, वो नहीं करना है आपको। ध्यान से अगर आप इस वीडियो को देख लेंगे आप, तो आपको आज के बाद कभी भी कोई प्रॉब्लम तो होनी ही नहीं है कि कैसे हम डिस्क्रिप्टिव एग्जाम को लिखते हैं दोस्तों। ऐसे फिर देखो, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम, डिस्क्राइब द डिफरेंट इनकम एग्रीगेट एंड देयर रिलेशनशिप। राष्ट्रीय आय की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए, विभिन्न राष्ट्रीय आय समूहों और उनके अंतर संबंधों को बताइए। अगर ये क्वेश्चन आपके में आया तो क्या लिखना है, सबसे पहले एक लाइन में डिफिनेशन लिखना है राष्ट्रीय आय क्या होती है, और जो डिफरेंट एग्रीगेट्स है उसको समझाना है। तो देखो मैंने क्या लिखा, नेशनल इनकम इज द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग अ ईयर मेजर्ड इन मॉनेटरी टर्म। मतलब राष्ट्रीय या किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य है जिसको मौद्रिक रूप से मापा जाए। बस एक लाइन का ही छोटा सा टू द पॉइंट डेफिनेशन हमने लिखा। अब इसमें पूरा जो है कहानी नहीं लिखना है कि राष्ट्रीय या किसी देश का कैसे उत्पन्न होगा, उसमें वस्तु होगा, सेवा होगा, उसमें लेबर का होगा, ये कुछ नहीं, एक लाइन में डेफिनेशन। अब एग्रीगेट क्या होता है, जीडीपी होता है, जीएनपी होता है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसको हम लोगों ने एक एक लाइन में डिफाइन किया। डिफाइन भी कैसे किया, हमने सिर्फ इक्वेशनल फॉर्म लिख दिया, जैसे जीडीपी इक्वल टू, आपका जीडीपी लिख दिया कि फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी, जीएनपी का लिख दिया जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, फिर एनएनपी को लिख दिया एनडीपी इक्वल टू जीडीपी बाय। तो मैंने क्या किया, इसको किसी को भी परिभाषित नहीं किया बल्कि इक्वेशनल फॉर्म में लिखा। तो इसमें तुम्हारा टाइम भी कम होगा, तुम्हारी कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी भी दिखाएगी। अब नेट का कॉन्सेप्ट देखा, फिर क्या किया हमने, सिर्फ इसका इक्वेशनल फॉर्म लिख दिया। अब ये जितना चीज हमने लिखा, इससे आपका टाइम सेविंग प्लस टू द पॉइंट आपको आता कितना है, द एग्रीगेट हेल्प द मेजरमेंट इकोनॉमिक परफॉर्मेंस एंड वेलफेयर इकोनॉमी। तो ये सारे जो एग्रीगेट है नेशनल इनकम, वो क्या दिखाते हैं कि आपकी इकोनॉमी की परफॉर्मेंस क्या है और उसकी इकोनॉमी की वेलफेयर कैसे बढ़ रही है। तो देखो दोस्तों, यहां जो मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि एक्चुअल में आपके पास मैटर बहुत है, बट उस मैटर को टू द पॉइंट कैसे अरेंज करना है ये आपके हाथ में है। देखो, एक्सप्लेन द वेरियस मेथड ऑफ द मेजरिंग नेशनल इनकम, व्हाट इज द प्रिकॉशन आर रिक्वायर्ड वाइल एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम। राष्ट्रीय आय की मापने की विभिन्न विधियों की व्याख्या करिए, राष्ट्रीय का अनुमान लगाते समय किस सावधानियों की आवश्यकता होती है। तो बस यहां तीन मेथड है, यहां पे तुम एक हेडिंग डाल दो, मेजरिंग नेशनल इनकम, मेजरिंग नेशनल इनकम, नेशनल इनकम। अब यहां पे तीन लगा दो, यहां पे ऐसे तीन चीजें, यहां पे तुम इनकम मेथड डाल दो, इनकम मेथड, इनकम मेथड। यहां पे तुम क्या डाल दो, यहां पे डाल दो तुम्हारा प्रोडक्शन मेथड, प्रोडक्शन मेथड, प्रोडक्शन मेथड। और यहां पे तुम क्या डाल दो, एक्सपेंडिचर मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड। अब तीनों का इक्वेशनल फॉर्म डाल दो, कहानी खत्म। जैसे देखो, मेथड ऑफ मिश्रित राष्ट्रीय आय मापने के तरीके क्या हो गए, वैल्यू एडेड मेथड हो गया। अब इसमें सम ऑफ द वैल्यू एडेड बाय ऑल प्रोडक्टिव यूनिट, अवॉइड डबल काउंटिंग, बस इतना ध्यान रखो। इनकम मेथड में क्या होता है, ये तुम्हारा क्या होता है, वेज रेंट सैलरी को जोड़ देते हैं। तो आप इनकम मेथड में क्या डालोगे, सारा डाल दो, वेज प्लस रेंट प्लस प्रॉफिट प्लस सैलरी, बस हो गया लाइन में। और एक्सपेंडिचर में क्या होता है, सी प्लस आई प्लस जी प्लस, बस ये इक्वेशंस डालो। कहीं भी अब कहानी मत लिखो कि उत्पादन विधि में, हम इसको मूल्यवर्धन विधि भी कहते हैं, इसमें जो है हम एक चरण में, प्रत्येक चरण में जो भी लेबर या कैपिटल जो कंट्रीब्यूट करते हैं वैल्यू वर्धन, उसको ये कुछ नहीं लिखना है आपको। अगर आप लिखे तो फंसे, आपको अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे। ऐसे लिख के आओ जैसे मैं बता रहा हूं, टू द पॉइंट। प्रोडक्शन मेथड डाला, ये आपको बता दिया कि सम ऑफ वैल्यू एडेड ऑफ द प्रोडक्टिव यूनिट, ये तुम्हारा हो गया डबल काउंटिंग। ये हो गया इनकम मेथड में, ये चीजें आएगी। आपको एक्सपेंडिचर मेथड में क्या होगा, सी प्लस आई प्लस जी एक्स माइनस, मतलब इक्वेशनल फॉर्म। जैसे इनकम मेथड में डाला तो y इक्वल टू आपने क्या डाला, वेज, वेज प्लस सैलरी प्लस वेज सैलरी, एक ही चीज होता है वेज सैलरी। यहां पे लिखो रेंट,
यहां पे लिखो प्रॉफिट, यहां पे लिखो प्रॉफिट, यहां पे लिख दो तुम्हारा इंटरेस्ट, ये डाल दिया, ऐसे करके बता दिया। यहां पे तुम्हारा आया एक्सपेंडिचर मेथड, तो हमने डाल दिया सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, बस टू द पॉइंट, कहानी खत्म। और आपको जो है क्या करना है, आपको नेशनल इनकम को डिफिनीशन दे देना है बस। प्रिकॉशन क्या है, डबल काउंटिंग नहीं होना चाहिए, हम सिर्फ फाइनल गुड्स को देंगे, थर्ड हैंड सेकंड हैंड चीजों को नहीं लेंगे, सिर्फ ट्रांसफर पेमेंट को नहीं करेंगे, डिप्रिसिएशन और टैक्सेस को कंसीडर करेंगे। कंक्लूजन, ऑल मेथड गिव द सेम रिजल्ट, करेक्टली कैलकुलेट। सभी मेथड जो आइडेंटिटी होते हैं, चाहे हम इनकम मेथड लेके आए, चाहे हम एक्सपेंडिचर लेके आए, चाहे हम प्रोडक्शन मेथड लेके आए, ये तीनों के तीनों ये आइडेंटिटी होती है, ये कोई अलग रिजल्ट नहीं देती है, सब एक ही आती है, बट अलग अलग तरीकों से या अलग अलग क्षेत्रों में हम अलग अलग यूज करते हैं। इससे बेटर आपको लिखने का तरीका इस चार्ट का कुछ नहीं हो सकता है। मैंने पूरा कम से कम 5 घंटा सोचा है कि टू द पॉइंट आप कैसे लिखेंगे, फिर मैंने ये आपके लिए नोट्स बनाया है। तो इससे बेटर जो है आपके पास कोई तरीका दोस्तों नहीं है। जैसे एक्सप्लेन द मीनिंग एंड स्ट्रक्चर ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ डिसइक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो हमने क्या लिखा, सिंपल लिखा बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब इसका मैंने स्ट्रक्चर क्या बनाया, करेंट अकाउंट होता है, कैपिटल अकाउंट। करेंट अकाउंट में क्या होता है, विजुअल इनविजुअल। विजुअल में होता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ ओनली कमोडिटी, डाल दो, यहां पे लिखना वस्तुओं का सिर्फ। इनविजुअल में सर्विस इनकम ट्रांसफर होता है। कैपिटल अकाउंट में इन्वेस्टमेंट, बैंक अकाउंट एंड लोन होता है। हो गया तुम्हारा स्ट्रक्चर ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, बस सिंपल। आपको इससे अतिरिक्त कुछ नहीं लिखना है। बैलेंस ऑफ पेमेंट इज द सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बिटवीन रेजिडेंट्स ऑफ कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। एक लाइन में डिफिनीशन कि जो है भुगतान संतुलन किसी एक समय अवधि में, बेसिकली एक देश के नागरिकों का, निवासियों का रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के अन्य लोगों से कुल आर्थिक लेन देन का विवरण। एक लाइन में हमने परिभाषा लिखा, देखो एक लाइन में। स्ट्रक्चर को इतना लिखने के अतिरिक्त है, अगर आप सिर्फ ये डायग्राम फ्लो चार्ट बना के छोड़ दोगे तो तुम्हारी काम हो जाएगी, उतनी कहानी लिखने से बच जाओगे। अगर लिखोगे भी तो इस तरीके से लिखोगे, कैसे, करेंट अकाउंट लिखा, में ट्रेड ऑफ गुड्स आएगा, ट्रेड इन सर्विसेज आएगा, इनकम आएगा, ट्रांसफर होगा, कैपिटल में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। आपको उसके बारे में अब मत लिखो कि करंट अकाउंट क्या है, उसमें क्या चीजें आता है। अब काजेज ऑफ डिसइक्विलिब्रियम कैसे होगा, साइक्लिकल फैक्टर हो सकता है, सेकुलर फैक्टर हो सकता है, स्ट्रक्चर हो सकता है, कैपिटल मूवमेंट। कंक्लूजन देखो कि बैलेंस ऑफ पेमेंट डिसइक्विलिब्रियम अफेक्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। अगर तुम्हारी इकोनॉमी में बैलेंस ऑफ पेमेंट डिसइक्विलिब्रियम है तो तुम्हारा विदेशी मुद्रा भंडार के ऊपर पड़ेगा और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। एक लाइन में कंक्लूजन, इससे बेस्ट आप जरा सोचो, अगर आप ऐसा लिख के आते हो ना, तुम टॉपर होगे, 5वें, मतलब सिर्फ अंडर 5 तुम्हारी रैंकिंग होगी। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सचेंज रेट, डिस्कस द डिटर्मिनेंट्स ऑफ द एक्सचेंज रेट अंडर द फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। विनिमय दर की अवधारणा को समझाइए, लचीली विनिमय दर प्रणाली के अंतर्गत विनिमय दर की अवधारणा पे चर्चा करिए। पूरा आपके सिलेबस को देख के मैंने एक क्वेश्चन बनाया है। देखो ये कह रहा है कि विनिमय दर होता क्या है, तो सिंपल आपको एक लाइन में डिफाइन करना है कि व्हाट इज एक्चुअली एक्सचेंज रेट। क्या होता है एक्सचेंज रेट, कैसे डिफाइन करेंगे। जैसे मैं बोलता हूं $1 इक्वल टू 60 रुपी, तो ये है एक्सचेंज रेट बिटवीन डॉलर एंड रुपी। इसका मतलब क्या होता है, एक इंटरनेशनल एक्सेप्टेड करेंसी की कीमत होम करेंसी में क्या है, दिस इज द एक्सचेंज रेट बिटवीन डॉलर एंड रुपी। तो देखो एक्सचेंज रेट इज द प्राइस ऑफ करेंसी एक्सप्रेस इन द टर्म्स ऑफ अनदर कंट्री। क्या होता है तुम्हारा, एक लाइन में देखो परिभाषा कि एक्सचेंज रेट क्या होता है, प्राइस ऑफ वन करेंसी एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ अनदर कंट्री। अब फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में आया, अंडर द सिस्टम एक्सचेंज रेट डिटरमाइन द मार्केट फोर्सेज डिमांड एंड सप्लाई। अब क्या तुम डालोगे यहां पे, एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन, यहां ऐसे डाल दो एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन। अब डिटर्मिनेशन डालने के बाद इसमें दो चीजें आएगी, एक डिमांड फॉर डॉलर, एक आ जाएगा डिमांड फॉर डॉलर, और यहां पे डाल दो सप्लाई फॉर डॉलर। सप्लाई फॉर डॉलर, डिमांड का मतलब कैसे आउटफ्लो होता है, तो एक्सपोर्ट की वजह से, इंपोर्ट की वजह से, इंपोर्ट ऑफ गुड्स, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, यूनिलेटरल जो है ट्रांसफर, ये तमाम यहां डाल दो। सप्लाई में जो है कैसे इनफ्लो ऑफ डॉलर होता है, मतलब हम एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, या फिर यूनिलेटरल ट्रांसफर रिसीट्स हो गया, या फिर हमारे वहां एफडीआई इनफ्लो हो गया, एफपीआई। ये बस इतना लिख के छोड़ दो, कहानी खत्म तुम्हारा। देखो इसी चीज को मैंने लिखा है, सप्लाई ऑफ डॉलर फॉरेन एक्सचेंज कैसे होता है, इनफ्लो। सप्लाई का मतलब होता है देश में इनफ्लो आता कैसे है, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इनफ्लो, रिमिटेंसेज, इसी से आता है। और कैसे होता है, इससे जाता कैसे है, तो इसका उल्टा कर दो। अब मेरिट क्या होता है, ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट होता है, डिमेरिट क्या होता है, देखो एक लाइन में लिखा। तो देखो इसको लिखने का यही दोस्तों तरीका है। डिस्कस द मेजर चैलेंज रिलेटेड ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया, हाउ द चैलेंजेस रिस्पांसिबल फॉर प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। भारत में मानव पूंजी निर्माण से संबंधित प्रमुख चुनौतियों पर चर्चा करिए। ये चुनौतियां भारतीय अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी की समस्या के लिए किस प्रकार जिम्मेदार है। अब देखो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन रिफर्स द प्रोसेस ऑफ इंक्रीज द स्किल, एजुकेशन एंड हेल्थ एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ वर्क। एक लाइन में देखो मैंने बोला कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या है, ये कह रहा है प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग। क्यों, ये वह प्रक्रिया है जिससे हम स्किल को,
एजुकेशन को, हेल्थ को और प्रोडक्टिविटी ऑफ वर्कफोर्स को बढ़ा देते हैं। दिस इज सिंपल वन लाइन डेफिनेशन एंड टू द पॉइंट डेफिनेशन। अब क्या हो गया, मेजर चैलेंजेस ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या है, पुअर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, इनएडिक्वेट हेल्थ केयर फैसिलिटी है, लो स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग है, रीजनल जो है आपका जो है जेंडर इनइक्वालिटी है। ये आपके कारण है जो ह्यूमन कैपिटल हमारे वहां फॉर्मेट नहीं हो रहा है। टू द पॉइंट, कहीं से देखो मैंने लिखा है, कहानी लिखा है कहीं पे, कहीं भी मैंने भूमिका बनाई है नहीं, एक लाइन में डेफिनेशन और पॉइंट वाइज आंसर, यही है टॉपर स्ट्रेटजी। अगर इस स्ट्रेटजी से कोई लिख के आता है, मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं कि वो अंडर 5 में रैंक लेके आएगा, बट उसके पास नॉलेज थोड़ा अच्छा होना चाहिए। जैसा मैं पढ़ाता हूं वो कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी उसको होनी चाहिए। वो पक्का है कि वो टॉप करके आएगा, नो डाउट। उसको कोई रोकने वाला कोई पैदा ही नहीं लिया। देखो, explain the problem of unemployment in India. How does unemployment affect sustainable economic development in the country? भारत में बेरोजगारी की समस्या को समझाइए। बेरोजगारी देश के सतत आर्थिक विकास को किस प्रकार प्रभावित करती है? तो हमने देखा अनएम्प्लॉयमेंट रिफर्स टू सिचुएशन वेयर पीपल हु आर विलिंग एंड एबल टू वर्क डू नॉट गेट द एम्प्लॉयमेंट। एक लाइन में देखो हमने बताया कि सबसे पहले बेरोजगारी क्या होता है। अब ऐसा नहीं है कि भारत एक ऐसा देश है जहां पे बहुत ज्यादा बेरोजगारी पाई जाती है। भारत में प्रचंड बेरोजगारी पाई जाती है। भारत में वे लोग जो काम करना चाहते हैं उनको मजदूरी पे नहीं मिलती, उनको बेरोजगार कहते हैं। बेरोजगार पूरी कहानी नहीं, एक लाइन में लिखा बेरोजगारी वो सिचुएशन है जिसमें ऐसे लोग जो काम करना चाहते हैं और जो एबल हैं उनको भी काम नहीं मिला। सिंपल, दिस इज बेरोजगारी। क्या है बेरोजगारी? स्ट्रक्चरल होता है, सीजनल होता है, डिस्गाइज होता है, एजुकेशनल होता है। इंपैक्ट क्या होगा? इंपैक्ट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अगर बेरोजगारी होगा तो वेस्टेज ऑफ ह्यूमन रिसोर्स होगा, इंक्रीज इन पॉवर्टी इनइक्वालिटी, सोशल प्रॉब्लम होगा एंड जो है आपका अनसस्टेनेबल ग्रोथ। एक लाइन में देखो परिभाषा बन गया, डेफिनेशन लिखा, फ्लोचार्ट बनाया और टू द पॉइंट लिख के आया। कहीं भी कहानी नहीं लिखा, कहीं भी मैंने पैराग्राफ नहीं भरा, टू द पॉइंट लिखा और एकदम जो है आपका सटीक। मीजर्स नीडेड, कैसे प्रमोट टू लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री, कैसे आप चाहते हैं उनको बढ़ा दें। स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया करिए। फिर ग्रीन जॉब एंड सस्टेनेबल न्यूट्रीज। कंक्लूजन क्या है? रिड्यूसिंग अनएम्प्लॉयमेंट थ्रू स्किल डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबल ग्रोथ स्ट्रेटजी क्रूशियल फॉर लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। क्या बात है, जरा सोचो कि क्या मैंने टू द पॉइंट इसका लिखा है। अगर ऐसे आप लिख के आओगे तो आपको कोई इसमें दिक्कत होनी ही नहीं है। व्हाट इज द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी? एक्सप्लेन द अरिथमेटिक मीन, मीडियन एंड मोड, स्टेट देयर मेरिट एंड डिमेरिट। अब आपको केंद्रीय प्रवृत्ति की आपको बताना है, अंगणितीय माध्यिका बहुलक पर व्याख्या करना है। तो हमने बता दिया कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी स्टैटिस्टिकल टूल दैट डिस्क्राइब्स सेंट्रल और टाइपिकल वैल्यू। ये सेंट्रल किसी भी डेटा का सेंट्रल वैल्यू दिखाता है। जैसे मान लो कि किसी देश की अगर मैं बोलूं कि इतने लोग हैं, इतनी इनकम है, बट मैं जब पर कैपिटा इनकम की बात करता हूं कि भारत की पर कैपिटा इनकम 1.5 लाख है, तो इसका मतलब ये पता लग जाता है कि इसकी एवरेज या मीन क्या है। अब ये मीन बता दिया, सिग्मा क्या होता है, अल्टरनेटिव डेल्टा एक्स बाई आर, इसको क्या होता है, मेरिट इजी टू कैलकुलेट है, बेस आर ऑब्जर्वेशन, सस्टेनेबल फर्जर है। लिमिटेशन इसकी क्या है, एक्सट्रीम वैल्यू से बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाती है। फिर मैंने बता दिया मीडियन क्या है, मीडियन वैल्यू है इन द डेटा से द अरेंज असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। और ये क्या होता है, ये क्या होता है, हमेशा एक मिडिल वैल्यू होती है, मतलब ये बीच वाला होता है। ओके, इसलिए इसको पोजिशनल मीन भी कहते हैं। एक्सट्रीम वैल्यू से प्रभावित नहीं होता है, सस्टेनेबल होता है। इसके लिमिटेशंस मैंने यहां पे डाल दिए हैं। फिर देखो, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ कोरिलेशन, डिस्कस द डिफरेंट टाइप ऑफ कोरिलेशन। तो यहां पे सहसंबंध के उदाहरण समझाइए, सहसंबंध के विभिन्न प्रकारों को बताइए। तो मैंने यहां पे बता दिया कोरिलेशन मीजर द डिग्री एंड डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल। देखो एक लाइन में टू द पॉइंट की कोरिलेशन क्या है, ये दो वेरिएबल के बीच में डिग्री और रिलेशन को दिखाता है। अब ये पॉजिटिव कोरिलेशन हो सकता है, नेगेटिव या जीरो कोरिलेशन। इसका मतलब क्या है, वेरिएबल मूव इन द सेम डायरेक्शन, पॉजिटिव। वेरिएबल मूव अपोजिट डायरेक्शन, जीरो का मतलब नो रिलेशनशिप। अब स्कैटर डायग्राम और कार्ल पियर्सन होता है, कार्ल पियर्सन का फार्मूला रख दिया, स्पेयरमैन का जो है रैंक कोरिलेशन लिख दिया, हो गया कहानी तुम्हारा। फिर देखो एक क्वेश्चन पूछा कि फाइंड अरिथमेटिक मीन ऑफ फॉलोइंग डाटा। ये तुम्हारे पास डेटा सेट दिया है, अब इसका पूछ रहा है अरिथमेटिक मीन निकालो। ये क्वेश्चन दिया है, कह रहा है इसका मीडियन निकालो। एक क्वेश्चन दिया है तुम्हारा, कह रहा है कि इसका मोड निकालो। तो बस अगर इसका निकालना है आपको अरिथमेटिक मीन, तो सबको जोड़ दो, 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 40 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 5 कर दो, आंसर आ जाएगा। इसको कर रहा है मीडियन, तो इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले कर दो और उसका जो है आप क्या जो है n+1/2 वाला फार्मूला लगा दो। या देखो कितना है, 1 2 3 4 5 है, 7 है, तो 7 है तो इसका मतलब क्या हो गया, 8/2 चौथा पद, और 8 12 15 देखो असेंडिंग ऑर्डर में तो 18 हो गया। इसमें देखो तुम्हारा क्या हो गया, x = 5 7 5 7 7 7 7 7 देखो 3 बार आया, 7 इसका मोड हो गया। तो देखो ऐसे क्वेश्चंस आप क्या आएंगे, कैसे निकालेंगे सॉल्यूशन। सिग्मा एक्स देखो इसका आ गया 30, फिर निकाल दिया, मीडियन आपका मीन हो गया 30, तो ऐसे मीडियन निकाल दोगे और तो मोड निकाल दोगे, ठीक है। कैलकुलेट द कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फ्रॉम द गिवन डेटा। अब ये पूछ रहा है कि इसका आपको लिखना है कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट, फिर कह रहा है कैलकुलेट स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन। तो इसका क्या है, दो आपके देखो, एक एक्स आपके वेरिएबल यहां दिया है और वाई वेरिएबल यहां दिया है। अब कार्ल पियर्सन का कोरिलेशन निकालना है और यहां पर तुम्हारा क्या दिखाना है, रैंक कोरिलेशन दिया है। दो क्वेश्चन दिए गए हैं आपको 14वें में। तो देखो यहां पे क्या है, कैसे निकालते हैं हम लोग, जब आपका पूछ रहा है कि फाइंड आउट यहां पे कार्ल पियर्सन पूछ रहा है, आपका कार्ल पियर्सन का जो कोफिशिएंट निकालना है, तो उसका फार्मूला कैसे निकालते हैं आप लोग, ये होता है R = सिग्मा
एक्स वाई और डिवाइडेड बाई सिग्मा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब इसमें क्या होगा, एक्स तुम्हारा सीरीज है जिसमें 10 था, 20 था, 30 था, 40 था, 50 था। तो सबसे पहले इसका मीन निकाल दो, तो इसको जोड़ दो पहले 50 40 90 90 120 140 150 बटा 5 बटा इसका कितना हो गया, इसका 5 भाग दोगे 30। इसी तरह वाई सीरीज, इसका आप मीन निकाल दो, सबको जोड़ दो, ये सब जोड़ दो, 5 से भाग दे दो, ये आया 35। अब एक्स माइनस एक्स बार और वाई माइनस वाई बार निकाल दो, तो इसमें से सब में से मीन को घटाओ, फिर वाई में से मीन को घटाओ और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और एक्स वाई निकालो, ये फार्मूला पे डाल दो। अब तुम्हारा यहां पे कार्ल पियर्सन का जो है कोरिलेशन को आपका आ गया 1। तो कैसे निकालते हैं मैंने पूरे अच्छी तरीके से बताया, आप समझ रहे हो तो आपको एक समझिए, आपको 1 मिनट का टाइम लगेगा। यहां पर फिर देखो, यहां पे जब रैंक कोरिलेशन निकालना है तो यहां पर हमने वैल्यू रख दिया और उसके हिसाब से रैंक दे दिया, और रैंक निकालने के बाद ये फार्मूला होता है हमारा रैंक कोरिलेशन 1 माइनस 6d स्क्वायर एन ए स्क्वायर माइनस एन, इसके आधार पर ये निकाल दिया। तो एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ मनी सप्लाई, डिस्कस द 4 मेजर ऑफ मनी सप्लाई। तो देखो मनी सप्लाई को हमने पहले बता दिया कि मनी सप्लाई रिफर द टोटल स्टॉक ऑफ मनी अवेलेबल इन द इकोनॉमी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, इसका कंपोनेंट डाल दिया और चारों मेजर। तो कुल मिला जुला के दोस्तों इसमें बस यही आपको समझना है। देखो क्या किया, मेजर मनी सप्लाई में क्या डाला, M1 M2 M3, M1 को लिख दिया करेंसी विद पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट, अदर डिपॉजिट, M2 में सेविंग डिपॉजिट, M3 में डाल दिया टाइम डिपॉजिट और ये डाल दिया। कंक्लूजन होगा मनी सप्लाई प्ले द क्रूशियल रोल इन कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन ग्रोथ मनी। पूर्ण प्रतिशतता का अवधारणा समझाओ, मुख्य विशेषताओं की व्याख्या करिए, अल्पकाल में पूर्ण प्रतिशतता के अंतर्गत मूल्य निर्धारण। तो इसमें बस जो मैं अब तक आपको लगभग 15-16 क्वेश्चन आपको बता दिया, इसमें मैं यही बता रहा हूं कि आपको कहीं भूमिका नहीं बनानी है, आपको छोटा सा डायग्राम फ्लो चार्ट होना चाहिए। जैसे एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ मेन फीचर ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, तो मैंने क्या लिखा, परफेक्ट कंपटीशन इन द मार्केट स्ट्रक्चर वेयर लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर होमोजेनस प्रोडक्ट होते हैं। इसकी फीचर क्या होती है, होमोजेनस प्रोडक्ट, फ्री एंट्री, फर्स्ट प्राइस टेकर होता है, प्राइस डिटर्मिनेशन शॉर्ट रन कैसे होगा, लॉन्ग रन कैसे होगा, और ये हमारा जो है MR बराबर MC हो जाएगा। इसके माध्यम से हम लोगों ने क्या बता दिया कि किस तरीके से बेसिकली आपको एक डायग्राम बना देना है। यहाँ पर डायग्राम मैंने नहीं बनाया है, तो एक डायग्राम आपको बना देना है। यहाँ पर आपको बता देना है कि यहाँ P है, यहाँ पे AR है, यहाँ पे MR है और यहाँ पर MC काट रहा है, यहाँ पे AC बता देना है, यहाँ पे आपको लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम। तो एक डायग्राम बना दो, ऐसे लिख दो। तो मुझे लगता है कि आज के क्लास देखने के बाद आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ऐसे क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करते हैं। थोड़ा सा मैंने जल्दी बोला है, वीडियो को थोड़ा स्लो करके देखिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, मेरा व्हाट्सएप नंबर 6307374827 है, इस पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, हम आपके साथ हैं। हमेशा पॉजिटिव रहिएगा, यही टेक्निक फॉलो करिएगा, सिलेक्शन होगा, हम आपके साथ हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।